शुरुआत के सीन में हमें जस्टिन सैंडरसन नाम के एक पत्रकार से मिलवाया जाता है जो अपनी जांच करने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। वो इस समय एयरपोर्ट पे है और तेल अवीव इजराइल जाने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही वो टर्मिनल में प्रवेश करता है उसे एक सेल्फ पर द एंड ऑफ सेलिब्रिटी नाम की जानी पहचानी किताब दिखती है। यह किताब उसी ने लिखी होती है। जिज्ञासावश जस्टिन उस किताब की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी मुलाकात जो ब्यूमोट नाम के एक यात्री से होती है जो कि तुरंत जस्टिन को पहचान लेता है और कहता है कि वो उसके काम का बहुत बड़ा फैन है। वह उस समय उससे ऑटोग्राफ मांगता है। जस्टिन अपने फैन की प्रशंसा करते हुए खुद अपनी किताब की एक कॉपी खरीदता है और उस पर साइन करके जो को दे देता है। बाद में एयरपोर्ट टर्मिनल में इंतजार करते हुए जस्टिन अपनी पत्नी से फोन पे बात करता है। उसकी पत्नी उसके जाने से उदास होती है और कहती है कि वो अकेली महसूस करेगी, लेकिन जस्टिन बताता है कि उसने कुछ बहुत ही अजीब देखा है जिसने उसे इस यात्रा पे जाने और इसके बारे में और जानकारी जुटाने के लिए मजबूर किया है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो जस्टिन का ध्यान कुछ अजीब संयोगों पर जाता है। आज 15 अक्टूबर है और फ्लाइट का नंबर 10:15 है। इसके अलावा उड़ान में अचानक हुई देरी के कारण अब विमान 9:30 बजे के बजाय 10:15 पे उड़ान भरेगा। कुछ समय बाद जस्टिन समेत सभी यात्री विमान में चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि एक परिवार अपनी सीटों का इंतजाम को लेकर परेशान हो रहा है। वे अपने बच्चे को ठीक से बैठाने में संघर्ष कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जस्टिन अपनी सीट उस परिवार को देने का प्रस्ताव करता है और उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है। इसके बाद वो मुख्य केबिन में चला जाता है जहाँ उसकी फिर से मुलाकात जो से होती है। जस्टिन जैसे ही अपनी नई सीट पर बैठता है उसे सामने वाली सीट के पीछे एक अजीब MP3 प्लेयर छिपा हुआ दिखाई देता है। जिज्ञासावश वो ईयरफोन लगाता है और एक एग्नीमेटिक नाम के एक पॉडकास्ट को सुनना शुरू कर देता है जिसमें फ्लाइट 10:15 का दुखद रहस्य नाम का एक एपिसोड चल रहा होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस पॉडकास्ट में जिस फ्लाइट का जिक्र हो रहा है वो वही फ्लाइट है जिसमें जस्टिन बैठा है। पॉडकास्ट का नरेटर कहता है कि अगले 1 घंटे में यह फ्लाइट रडार से गायब हो जाएगी और फिर कभी नहीं दिखाई देगी। यह सुनकर जस्टिन चौंक जाता है और पॉडकास्ट सुनते रहता है। इसके बाद नरेटर फ्लाइट के कप्तान का नाम बताता है जो कि डोनर है। यह सुनकर जस्टिन को चिंता होने लगती है और वह एक अन्य यात्री से पॉडकास्ट सुनने का आग्रह करता है, यह सोचते हुए कि शायद वह गलत है, लेकिन वह व्यक्ति मना कर देता है और दूसरी सीट पे चला जाता है। इसके कारण जस्टिन को पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। अगले अध्याय में नरेटर भविष्यवाणी करता है कि ठीक 10:21 पे एक पक्षी विमान से टकराएगा। अब जस्टिन की हैरानी और डर के लिए एक पक्षी ठीक उसी समय विमान से टकरा जाता है जिससे उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। अपनी घबराहट को काबू करने की कोशिश में वो बाथरूम में भागता है और खुद को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि जो बीत गया वो बीत गया। इसके बाद जस्टिन अपनी सीट पे वापस जाता है और फ्लाइट अटेंडेंट में से एक को बुलाकर पक्षी से टकराने की घटना और इंजन से आ रही अजीब आवाज के बारे में सफाई मांगता है। हालांकि फ्लाइट अटेंडेंट का कहना है कि उसे ऐसी किसी भी घटना के बारे में नहीं पता। जब जस्टिन कप्तान से बात करने की बात कहता है तो अटेंडेंट इसे भी मना कर देता है, यह कहते हुए कि वो बिना वजह ही तमाशा कर रहा है। इस पर जस्टिन गुस्से में चिल्ला उठता है जो उसने अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं किया था, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फ्लाइट अटेंडेंट से माफी मांगते हुए कहता है कि वह चुप रहेगा। इस ठहराव के साथ जस्टिन फिर से पॉडकास्ट सुनने लगता है जिसमें नरेटर मनहूस अंदाज में घोषणा करता है कि विमान ठीक 11:15 पे गायब हो जाएगा और पायलट के आखिरी शब्द होंगे गुड नाइट न्यूयॉर्क। यह सुनकर जस्टिन और भी ज्यादा परेशान और बेचैन हो जाता है। अंत में जस्टिन किसी सुराग की तलाश में उठ खड़ा होता है। जल्दी उसे पता चलता है कि इस फ्लाइट के यात्री कॉकपिट में पायलटों को कैमरों के माध्यम से देख सकते हैं। पॉडकास्ट में आगे बताया गया है कि डिवाइस जो फ्लाइट के कम्युनिकेशन सिस्टम को हस्तक्षेप कर रहा है इस अजीब परिस्थितियों का कारण हो सकता है। शक से भरा हुआ जस्टिन दो पंजाबी आदमियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो अपने डिवाइस पर अव्यस्त होते हैं। वो उनके पास जाता है और उन्हें रूखे तरीके से अपने फोन बंद करने के लिए कहता है। हालांकि इसके जवाब में वो दोनों कहते हैं कि उनके फोन एयरप्लेन मोड पे है। इससे जस्टिन और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और उन दोनों से बहस करने लगता है जब तक कि फ्लाइट अटेंडेंट बीच बचाव करके जस्टिन को अपनी सीट पे वापस जाने के लिए नहीं कहता। इसके बाद जस्टिन पॉडकास्ट को और गहराई से सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि इगोर आर्लोव नाम का एक सज्जन भी उसी फ्लाइट में तेल अवीव जा रहा है और पता चलता है कि वो रूसी माफिया के खिलाफ गवाही देने जा रहा है। यह सुनकर जस्टिन को संदेह होता है कि हो सकता है कि इस फ्लाइट को माफिया की वजह से नष्ट करने की साजिश की गई हो, लेकिन साथ ही उसे लगता है कि फ्लाइट में कोई अंडरकवर अमेरिकी एयर मार्शल भी हो सकता है जिसके पास विमान की सुरक्षा के बारे में अहम जानकारी हो सकती है। इस नई जानकारी के साथ जस्टिन एक बार फिर से फ्लाइट अटेंडेंट्स के
पास जाता है और एयर मार्शल से बात करने का अनुरोध करता है। हालांकि बार बार की उसकी पूछताछ से तंग आ चुका फ्लाइट अटेंडेंट उसे विनती करता है कि वो अपनी सीट पर ही रहे। जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो जस्टिन जो के पास जाता है और उसे अपनी चिंता बताता है। जो कि खुद एक पायलट है, कहता है कि एयर मार्शल का दिमाग अक्सर आतंकवादियों की तरह ही धोखेबाज हो सकता है और इस तरह से जस्टिन को रूसी यात्रियों के सामान की जांच करने के लिए उसे प्रेरित करता है। जस्टिन सूटकेस से रूसी यात्रियों का सामान वाले हिस्से में जाता है और जब वो सो रहे होते हैं तो उनके बैग को चेक करने की कोशिश करता है। विमान में अन्य यात्री यह देख रहे होते हैं लेकिन जस्टिन रुकता नहीं है। जब वो ऊपर वाले कैबिन को खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो गलती से एक बैग रूसी यात्रियों में से एक के पैर पे गिर जाता है। इससे एक हंगामा खड़ा हो जाता है और उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी जस्टिन ये बात का खुलासा कर देता है कि रूसी माफिया इग्नोर आर्नो की हत्या करने की योजना बना रहे हैं, जिससे विमान में सभी लोग घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि इग्नोर आर्नो भी फर्स्ट क्लास के सेक्शन से बाहर आ जाता है और वह भी चिंतित और डरा हुआ दिखाई देता है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कैप्टन डोनर कॉकपिट से बाहर आते हैं और जस्टिन को और परेशानी ना पैदा करने की चेतावनी देते हैं। अन्य यात्री भी जस्टिन का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो चुपचाप अपनी सीट पर लौटने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके बाद वो फिर से पॉडकास्ट चालू करता है और नरेटर चौंकाने वाला खुलासा करता है कि फ्लाइट के गायब होने से सीधे तौर पर जस्टिन का संबंध है। इसके अलावा वो जस्टिन की रूसी यात्रियों के साथ हुई पिछली बहस के ऑडियो भी चलाता है। यह सुनकर जस्टिन पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो और कोई प्रतिक्रिया दे सके कैप्टन डोनर उसे फ्लाइट अटेंडेंट्स के डॉक्स में ले जाते हैं और उसके असामान्य व्यवहार के बारे में बात करते हैं। हालांकि जस्टिन बहस जारी रखता है और कैप्टन को चेतावनी देता है कि गुड नाइट न्यूयॉर्क शब्द ना कहे, क्योंकि यह आखिरी बात होगी जो वो सुनेंगे। इसके बाद फ्लाइट गायब हो जाएगी। यह सुनकर कैप्टन को यकीन हो जाता है कि जस्टिन मानसिक रूप से अस्थिर है और शायद वह एक मानसिक बीमारी से गुजर रहा है। थोड़ी देर बाद एयर मार्शल आखिरकार अपनी पहचान उजागर करती है और पूरे फ्लाइट को धमकी देने के आरोप में जस्टिन को गिरफ्तार कर लेती है। अब जस्टिन को अमेरिकी एयर मार्शल के पास बैठा दिया जाता है, जो उसे बताती है कि लैंडिंग के बाद उसे तुरंत मानसिक सहायता दी जाएगी। फिर भी जस्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी मानसिक परेशानी से नहीं गुजर रहा और उसके पास सबूत भी है कि क्या होने वाला है। लेकिन यह सब एयर मार्शल को समझाने के लिए काफी नहीं है। वो फिर पायलट के साथ चर्चा करने के लिए चली जाती है। जब वो दूर जाती है तो जो जस्टिन के पास आता है और उस पर विश्वास जताता है। वह यह भी सुझाव देता है कि इस विमान में होना संभावनाओं की दुनिया का हिस्सा होना जैसा है। सोच विचार करने के बाद जस्टिन प्रस्ताव करता है कि जो कि खुद एक पायलट है, विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता और इसे कनाडा या किसी सुरक्षित जगह पे उतार सकता है, इससे पहले कि वो गायब हो जाए। लेकिन इसके लिए जो को कॉकपिट में प्रवेश करने के लिए एक पासकोड की आवश्यकता होगी। जस्टिन को पूरा यकीन होता है कि कॉकपिट का पासवर्ड 10-15 ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इसी संख्या के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस जानकारी के साथ जो कॉकपिट में प्रवेश करता है, कप्तान को बेहोश कर देता है और विमान का नियंत्रण जबरदस्ती अपने हाथ में ले लेता है। इससे यात्रियों में हड़कंप मच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे सके, जो केबिन का एयर प्रेशर कम कर देता है, जिससे अंततः सभी यात्री बेहोश हो जाते हैं। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह फिर से वह डराने वाला वाक्य कहता है, गुड नाइट न्यूयॉर्क। बाद में हम देखते हैं कि जस्टिन एक द्वीप के किनारे झांकता है और एक बगल में एक तैरता हुआ गुड्डा होता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका विमान पानी में क्रैश लैंडिंग कर गया है। जस्टिन घबरा जाता है और इधर उधर देखता है, लेकिन आसपास कोई व्यक्ति नहीं नजर आता। कुछ समय बाद उसे वही MP3 प्लेयर मिलता है और वो इसे फिर से सुनने का फैसला करता है। पॉडकास्ट नरेटर फ्लाइट 10-15 के दूसरे भाग का कहानी बताता है। उसके अनुसार फ्लाइट की व्यापक खोज की गई, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहे। कई दिनों बाद एक मालवाहक जहाज ने सौभाग्य से एक छोटे से टापू पर खोज की, जहां सभी जीवित बचे लोग मिल गए, सिवाय एक के जो बचने में कामयाब नहीं हुआ। नरेटर बताता है कि जस्टिन सैंडरसन को लापता घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उसे उस वीरान द्वीप पर कहीं भी नहीं पाया जा सका। उसी समय जस्टिन ऊपर देखता है और पूरे फ्लाइट क्रू को यात्रियों को अपनी ओर आते हुए देखता है। परिस्थितियों से संभावित रूप से क्रोधित होकर वो जस्टिन को विमान के क्रैश के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इस हमले के परिणाम स्वरूप जस्टिन की दुखद मौत हो जाती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।